हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस नए सीरीज़ में हम लेके चलने वाले हैं 10 क्लास के बच्चों के लिए जो कि 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए साइंस और सोशल साइंस के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं और ये एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस सीरीज़ के सभी वीडियो आप कम से कम 2 बार 3 बार देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और हमें उम्मीद है कि इसी क्वेश्चन को आप कर लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। और हम साइंस के पहले चैप्टर को लेते हैं जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ये आपका फिजिक्स का एक पार्ट है जिसमें करीब 70 क्वेश्चन हैं। इन सभी क्वेश्चन को हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, इसलिए आप शुरू से अंत तक देखें और समझने की कोशिश करें। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश किरणें गमन करती हैं। तो प्रकाश किरणें का मतलब है कि प्रकाश रेखा, और गमन करने का मतलब चलना। तो किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश किरण हमेशा सीधी रेखा में चलती है और उसे हम लोग प्रकाश किरण कहते हैं, और इसलिए यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही होगा, यानी कि सीधी रेखा में। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो आप सभी को पता होगा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। इस तरह से दूसरे क्वेश्चन का आंसर ए हो गया, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आप इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे, कभी कभी एग्ज़ाम में आपको किलोमीटर में पूछ देता है, तो अगर किलोमीटर में ऑप्शन रहेगा तो उसको आप मारेंगे 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 × 10⁵ और तब किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये वाला आपका हो जाएगा। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो देखिए, अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, उसकी फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या हमेशा ऋणात्मक होती है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो इसलिए 3 नंबर का हमारा जो आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। चौथा क्वेश्चन है, किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, उसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों का दोनों धनात्मक होती है, और इसलिए यहाँ 4 का पहला आंसर सही होगा, यानी कि धनात्मक। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन। और 5वां क्वेश्चन कह रहा है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। तो जैसा कि अभी हम बताएं कि अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो, उसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ये दोनों का दोनों माइनस में होता है, यानी कि ऋणात्मक होता है। तो इसलिए 5वां क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन 6 नंबर लेते हैं। क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। तो फिर अभी हम बताए थे कि उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या हमेशा धनात्मक होती है, और इसलिए हमारा 6 नंबर का पहला ऑप्शन, यानी कि धनात्मक, सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है। तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसका आवर्धन हमेशा ऋणात्मक होता है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, इसलिए उल्टा है, तो इसका जो आवर्धन होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब जो होगा उसका आवर्धन क्या होगा। यानी कि जो आभासी और सीधा प्रतिबिंब, तो आभासी जब भी प्रतिबिंब होगा वो सीधा होगा, और वास्तविक जब भी होगा उल्टा होगा। तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब जो होगा उसका आवर्धन हमेशा धनात्मक होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन पहला सही हो गया, यानी कि 8 का पहला क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, यानी कि m, जिस निम्न में से कौन सा होगा। तो यहाँ पे आपको आवर्धन का फॉर्मूला पूछा हुआ है, जो कि आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे क्लास में। तो यहाँ पे जो आवर्धन का फॉर्मूला होता है, अगर दर्पण है तो उसके लिए आपका m बराबर होता है -v/u, जहाँ पे v आपका प्रतिबिंब दूरी हो जाता है और u वस्तु दूरी हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे अगर दर्पण है तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, यानी कि m बराबर -v/u। अगर यहीं पे लेंस होता तो फिर हमारा आंसर होता ए ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे हमारा दर्पण पूछा है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, जो कि 9 का उल्टा है, कह रहे हैं कि गोलीय लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, यानी कि m कौन होगा। तो अभी हमने बताया
कि अगर लेंस होगा तो आवर्धन प्लस वाला हो जाएगा और अगर दर्पण होगा तो उसमें माइनस, यानी कि इसका जो आवर्धन का फॉर्मूला बनेगा वो पहला ऑप्शन यानी कि m बराबर v/u। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन हुए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो कह रहा है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर यानी कि y अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां मानी जाती हैं। तो आपको याद होगा कि अगर हम कार्तीय तल लेते हैं तो कार्तीय तल में अगर x अक्ष से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो धनात्मक होगा और x अक्ष से नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे हमें y अक्ष के अनुदिश यानी कि ऊपर की ओर बोल रहा है, तो इसलिए उधर हम कुछ भी नापेंगे तो हमारा धनात्मक हो गया, यानी कि 11 का पहला ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपसे बोला है 12 नंबर, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर यानी कि y अक्ष के अनुदिश ही लेकिन नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां क्या होती हैं। तो ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ माइनस, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। यानी कि आप फिर से कार्तीय तल को समझ लीजिए, ये आपका x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया। तो y अक्ष में अगर आप ऊपर की तरफ नापते हैं तो प्लस होगा और अगर x अक्ष में आप दाहिने तरफ नापते हैं तो प्लस होगा। अगर y अक्ष में नीचे की तरफ नापते हैं तो माइनस और x अक्ष में अगर बाएं तरफ नापते हैं तो माइनस होगा। तो ये आपको कार्तीय तल को याद रखना होता है चिन्ह परिपाटी के लिए। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु के दाईं ओर यानी कि x अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां क्या होती है। तो दाईं ओर होगा तो प्लस में हो जाएगा और इसलिए हमारा 13 का पहला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु के बाईं ओर यानी कि x अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां क्या। तो अभी हम आपको बताएं, इस कार्तीय तल को आप याद रखिए। तो यहाँ पे अगर बाईं तरफ है तो ऋणात्मक होगा और दाईं तरफ है तो धनात्मक होगा। तो 14 का ऑप्शन बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, दंत चिकित्सज्ञ या दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है और इसलिए आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बारीकी से समझें। दंत विशेषज्ञ का है यानी कि डॉक्टरों द्वारा, जो दांत के डॉक्टर होते हैं तो वो मरीज के अंदर के छोटे छोटे चीज़ों को यानी कि दांतों को देखने के लिए एक दर्पण का उपयोग करते हैं ताकि वो दांत बड़ा दिखाई दे। और वो आपको याद रखना है कि वो हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग आपको बहुत ही याद रखना होता है और साथ ही साथ उत्तल दर्पण का भी उपयोग याद रखना होता है। तो यहाँ पे डॉक्टरों द्वारा जो मरीजों के दांत को देखने के लिए दर्पण जो यूज करते हैं वो कौन सा है, तो अवतल दर्पण। तो इस तरह से 15 का बी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस बड़े दर्पणों का उपयोग किया जाता है। यानी कि सौर भट्टी जो होता है, सोलर सिस्टम से चलने वाले भट्टी, तो उसमें किस तरह के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सौर भट्टी में जो दर्पण उपयोग किया जाता है वो है अवतल, ताकि प्रकाश किरणों को एक जगह फोकसित कर सके। ये जो प्रकाश किरण समानांतर होती है, प्रकाश किरणें, सूर्य की प्रकाश किरणें समानांतर आती है, तो यहाँ पे अवतल दर्पण होता है जो कि प्रकाश किरणों को एक जगह फोकसित कर देता है। और यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है जिसका हम लोग उपयोग अलग अलग चीज़ों में करते हैं। तो इस तरह से सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है ताकि प्रकाश किरणों को एक जगह फोकसित किया जा सके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर, कह रहे कि टार्च या टॉर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीप यानी कि हेडलाइट्स में प्रकाश समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये भी आप पढ़े होंगे कि टॉर्च हो या टॉर्च लाइट हो या वाहन का हेडलाइट्स हो, उसमें हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है ताकि प्रकाश किरणें समानांतर जा सके। इसमें होता ऐसा है कि जो बल्ब जलता है वहाँ से प्रकाश किरणें चारों तरफ फैलती है, लेकिन हम जब अवतल दर्पण इसके साथ लगा देते हैं तो यहाँ से प्रकाश किरणें समानांतर हो जाती है और तब इसका प्रकाश काफ़ी दूरी तक जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग टॉर्च या टॉर्च लाइट या वाहन के हेडलाइट्स में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन यानी कि अवतल दर्पण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर, सेविंग दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही VVI है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेविंग दर्पण कहे या फिर इसी में कहेगा कि हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हजामती कहे या चेहरा को देखने के लिए या सेविंग दर्पण, इन सब का आंसर होगा अवतल दर्पण यानी कि ऑप्शन ए।
ऐसा क्यों? तो क्योंकि इसमें आपका वास्तविक आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है और साथ ही साथ बड़ा बनता है, और इसलिए इसका उपयोग हम लोग अवतल दर्पण का करते हैं ताकि हमारी जो चेहरा हो वो अच्छा से दिखाई दे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है वाहनों के पश्च दृश्य। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण यानी कि रियर व्यू मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो पश्च दृश्य का मतलब है साइड मिरर के रूप में। इसको आपको ऐसे भी पूछेगा कि वाहन के साइड मिरर के या गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में जो दर्पण उपयोग किया जाता है वो है उत्तल दर्पण। आप देखेंगे कि ड्राइवर के सामने एक दर्पण लगा होता है जिसमें वो पीछे की गाड़ियों को देखता है, जो भी पीछे से गाड़ियाँ आने वाली होती है। तो इसी दर्पण को हम लोग साइड मिरर कहते हैं और इसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से 19 का सी ऑप्शन सही हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। तो कह रहा है कि गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास क्या कहलाता है? यानी कि जो गोलीय लेंस होता है ऐसे, चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल हो, तो इसमें कह रहा है कि इसका प्रभावी व्यास यानी कि ये वाला जो व्यास है ये क्या कहलाता है? तो उसका ये द्वारक कहलाता है। यानी कि ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक सिस्टम बन रहा है ये इसका द्वारक कहलाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है किस लेंस की सहायता से किसी एक बिंदु पर सूर्य के प्रकाश का संकेंद्रण ऊष्मा उत्पन्न कर सकता है? यानी कि सूर्य के जो प्रकाश होते हैं उसको एक जगह एक बिंदु पर संकेंद्रित करने के लिए, यानी कि एक जगह इकट्ठा करने के लिए, एक जगह लाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो लेंस की अगर बात करें तो हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस समानांतर प्रकाश किरणों को एक साथ फोकसित करता है और एक बिंदु पर मिलाता है। ये आप 8 क्लास में भी पढ़े होंगे कि इस तरह से हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करके कागज़ को भी जला सकते हैं, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को एक जगह फोकसित करता है और जहाँ फोकसित करता है वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम कागज़ अगर रखें तो कागज़ को भी जला सकता है। तो यानी कि उत्तल लेंस का उपयोग हम लोग सूर्य प्रकाश को एक जगह एकत्रित करने के लिए करते हैं। अगर यहीं पे अगर दर्पण की बात होगी तो अवतल दर्पण का उपयोग हम इस काम के लिए करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो, उसकी क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है, क्योंकि उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो ऋणात्मक अगर फोकस दूरी है तो उसकी क्षमता भी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो इस तरह से 22 का ऑप्शन बी हो गया, यानी कि ऋणात्मक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन। तो 23 नंबर क्वेश्चन है उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों का जो क्षमता होगा वो धनात्मक, क्योंकि उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। और क्षमता का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि P बराबर होता है 1/f। तो यहाँ से F अगर प्लस है तो क्षमता प्लस, और F अगर माइनस है तो क्षमता भी माइनस। तो इस तरह से उत्तल लेंस का फोकस जो दूरी होता है वो प्लस होता है और इसलिए इसका क्षमता जो होगा वो धनात्मक होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या है? ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंस की क्षमता आपसे पूछा गया है। तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी होगा। ये आप डायरेक्ट याद रखेंगे। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि डायोप्टर ऑप्शन में ना दे तो उस समय आपको मीटर इन्वर्स भी इसका ऐसा ही मात्रक होता है। तो इस तरह से आपका ये 24 का बी आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो ये आपका क्वेश्चन कह रहा है कि कोई अवतल दर्पण है और इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आभासी है, सीधा है तथा बिंब से बड़ा है। यानी कि आभासी कब बनेगा? तब जब दर्पण के बाद में बनेगा, और बाद में बनेगा तो ये हमेशा वस्तु से बड़ा ही होगा और साथ ही साथ सीधा भी होगा। तो ये कब संभव है? तो कब? जब आप वस्तु को ध्रुव और, यानी कि ये ध्रुव है और यहाँ पे अगर इसका फोकस दूरी है तो इन दोनों के बीच आप अगर वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब आपका हमेशा इस कंडीशन में बन पाएगा, यानी कि आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा बनेगा, यानी कि वस्तु से बड़ा बनेगा। तो इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच तो नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। दूसरा है कि वक्रता केंद्र पर तो नहीं, वक्रता केंद्र पर होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। वक्रता केंद्र से परे तो ये भी गलत है। और लास्ट है कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, तो बिल्कुल यही हमारा सही हुआ। जैसा कि अभी हम बताएं कि ये दर्पण है और यहाँ पे आपका P है और यहाँ पे F है,
तो इन दोनों के बीच की दूरी अगर दूर में वस्तु हो, यानी कि इसमें कहीं वस्तु हो, तो इसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा और वस्तु से बड़ा और सीधा साथ ही साथ आभासी बनेगा। तो इस तरह से आपका 25 का डी ऑप्शन सही हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस में कहाँ रखा जाना चाहिए। यानी कि आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई वस्तु है, उसको आप कहाँ रखेंगे कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब बने और साथ ही साथ समान साइज का, यानी कि उसका जो आकार हो वो वस्तु के बराबर हो। तो ऐसा उसी समय पॉसिबल है जब उसके वक्रता केंद्र पर रखते हैं, यानी कि सी पर रखते हैं। तो सी पर ऑप्शन में है और इसलिए आपका आंसर हो गया। अगर दर्पण हो चाहे लेंस हो, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, तो आपको याद रखना है कि अगर आप सी पर वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा। तो इस तरह से 26 का बी ऑप्शन हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन। तो 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी दर्पण से चाहे जितनी भी दूरी पर खड़े हों, अगर आपका फोटो यानी कि प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है तो वो क्या है। यानी कि आप किसी दर्पण के सामने हैं और आप चाहे जिस दूरी पर भी हो, चाहे अनंत पर हो चाहे उसके एकदम करीब हो दर्पण के, तो आपका अगर प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है तो वो क्या हो सकता है, यानी कि वो दर्पण किस प्रकार का हो सकता है। तो देखिए, आप जानते होंगे कि समतल दर्पण में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है और साथ ही साथ सीधा बनता है। और इसके अलावा आप उत्तल दर्पण की बात करें तो उसमें भी आपका हो सकता है। तो इसीलिए आपका जो आंसर होगा यहाँ पे या तो समतल या उत्तल, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 27 का डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर। तो 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी शब्दकोश में पाए जाने वाले छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप किस दर्पण का, हालांकि ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे दर्पण नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लेंस होना चाहिए, किस लेंस का उपयोग करेंगे। तो आप देखे होंगे कि जो माइक्रोस्कोप होते हैं उसमें कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ये आपका दर्पण नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लेंस होना चाहिए। और यहाँ पे ऑप्शन में भी कुछ गड़बड़ी है, यहाँ पे पहला ऑप्शन रखेंगे लेकिन यहाँ पे पहला नहीं दूसरा ऑप्शन रखेंगे, लेकिन यहाँ पे उत्तल दर्पण नहीं होगा, यहाँ पे भी आपको लेंस लगाना होगा, यानी कि लेंस यहाँ पे होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, आप इसको सुधार कर लेंगे। यानी कि आपको छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ना है तो उसके लिए आप किस तरह के लेंस का उपयोग करेंगे, तो कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस को, और यहाँ पे इसलिए इसको आप आंसर मारेंगे 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, लेकिन यहाँ पे दर्पण नहीं बल्कि लेंस होना चाहिए। तो 28 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर। निम्न में से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। दृष्टि क्षेत्र माने वस्तु कहीं भी हो उसका प्रतिबिंब उसमें बन जाए। तो आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो बड़ा होता है, और यही कारण है कि इसका यानी कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। यानी कि गाड़ियाँ इधर होगी तब भी इसका प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे अगर वस्तु हो तब भी उसका प्रतिबिंब, और अगर इधर होगी तब भी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो उत्तल दर्पण जो होता है उसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, और यही रीज़न है कि इसका उपयोग हम लोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। ये पिछले भी क्वेश्चन में हो चुका है कि उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है। तो आप पढ़े होंगे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, एक तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण आई और कोण आर आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर। तो 31 नंबर क्वेश्चन है किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है। तो ये आपके अपवर्तन का जो 2 नियम है उसमें से एक क्वेश्चन बना दिया है कि पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है। तो पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वो साइन आई बट्टा साइन आर होता है, जिसे हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं, और इसलिए आपका ऑप्शन ए ये सही है, यानी कि 31 का ए ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तन नियम यानी कि स्नेल का नियम कौन सा है। यानी कि 32 और 31 लगभग एक ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी आपका वही होगा, साइन आई बट्टा साइन आर बराबर एक नियतांक या एक स्थिरांक। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, तो अपवर्तनांक कह देते हैं। यानी कि अपवर्तनांक बराबर साइन आई बट्टा साइन आर, या फिर इसको एक नियतांक भी कह सकते हैं। स्नेल ने इस नियम को खोज की थी और इसलिए इसको हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा 33 नंबर कह रहा है निम्न में से किस द्रव्यात्मक माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिकतम होगा। तो देखिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब है कि
प्रकाश में निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, इसके अनुपात को हम लोग उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है वो 1.33 होता है, किरोसिन का भी लगभग इसी के बराबर होता है, एल्कोहल का भी इसी के बराबर, बेंजीन का अपवर्तनांक जो होता है वो ज़्यादा होता है और इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि बेंजीन। तो बेंजीन का अपवर्तनांक जो होगा वो इन तीनों से ज़्यादा होगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा 33 का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस ठोस द्रव्यात्मक माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिकतम होगा। यानी कि यहाँ पे अब ठोस माध्यम की बात करनी है। तो कांच जो कि 1.5 होता है, रूबी इसका भी थोड़ा कम होता है, नीलम ये भी कम, लेकिन हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ये आपको याद भी होगा। तो इसलिए इसका अपवर्तनांक यानी कि अपवर्तनांक सबसे अधिक 2.42 ये होता है इसका हीरा का अपवर्तनांक। तो ये सभी माध्यमों में सबसे ज़्यादा है और ये आपको इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम के लिए। तो ये इसका आंसर हो गया, यानी कि 34 का सी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस गैसीय द्रव्यात्मक माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। यानी कि अब गैस में बताना है तो आप वायु लेंगे, तो वायु में 1.0003 होता है, हाइड्रोजन में भी लगभग इतना ही, हीलियम में भी इतना ही, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि अधिक घनत्व वाला है और इसलिए इसमें प्रकाश की चाल बहुत कम होती है, तो इसका अपवर्तनांक जो होगा अधिकतम होगा। तो इस तरह से 35 का बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 36 नंबर। तो 36 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन का कारण क्या है। यानी कि प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, यानी कि एक माध्यम से जब प्रकाश दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके दिशा में जो परिवर्तन हो जाता है, इसी को हम लोग अपवर्तन कहते हैं। तो इसका मेन कारण क्या है। तो कारण क्या है, तो आप जानते हैं प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है और इसलिए इसका अपवर्तन होता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे तो 36 का ए ऑप्शन सही होगा। यानी कि प्रकाश का अपवर्तन का मेन कारण क्या है, तो प्रकाश की चाल अलग अलग होना अलग अलग माध्यम में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रकाश की चाल माध्यम 1 में V1 और माध्यम 2 में V2 है, तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि निरपेक्ष अपवर्तनांक और यहाँ पे कह रहा है कि सापेक्ष अपवर्तनांक। तो दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक को ही हम लोग सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं और इसलिए यहाँ पे आपको याद रखना है कि जिस माध्यम का भी अपवर्तनांक आपसे पूछेगा उसको आप ऊपर रखेंगे और जिसके सापेक्ष कहेगा उसको आप नीचे रखेंगे। तो यहाँ पे आपका V1 पहले हो जाएगा और V2 बाद में हो जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर होगा पहला होगा। ये आप निकाल भी सकते हैं, आपको अगर फॉर्मूला याद होगा तो। अपवर्तनांक का फॉर्मूला आपका होता है निर्वात में प्रकाश की चाल और बट्टा में उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो इस फॉर्मूला को आप यूज करके भी ये आप निकाल सकते हैं। इसका आंसर जो आएगा 37 का ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38 कह रहा है अवतल दर्पण को निम्न में से किस एक अन्य नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, अवतल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, इन दोनों को हम लोग अभिसारी के नाम से जानते हैं। तो अभिसारी दर्पण, अभिसारी इसलिए कहते हैं कि अवतल दर्पण जो होता है वो समानांतर प्रकाश किरणों को एक जगह फोकसित करता है और जब एक जगह फोकसित करता है तो इसको अभिसरित कहेंगे और इसलिए इसको अभिसारी अभिसारी दर्पण कह देते हैं। तो अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ 39 कह रहा है उत्तल दर्पण को और किस नाम से जाना जाता है। तो उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को एक जगह नहीं लाता है बल्कि समानांतर प्रकाश किरणों को ये चारों तरफ फैला देता है। ये प्रकाश किरण अगर समानांतर आता है तो इसको चारों तरफ ये फैला देता है और फैलाता है, तो इसलिए इसको हम लोग अपसारी कहते हैं, यानी कि चारों तरफ फैला देना, अपसारित कर देना। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा अपसारी दर्पण, यानी कि 39 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 39 का ए ऑप्शन आपका सही हो गया। समसारी लिखा हुआ है, ये गलत हो गया, समसारी नहीं अपसारी, यानी कि 39 के बी अपसारी दर्पण कहते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन है अवतल लेंस को किस नाम से जानते हैं। तो अवतल लेंस भी जो होता है वो प्रकाश किरण जो समानांतर आता है उसको वो चारों तरफ फैला देता है और फैला देता है, तो इसलिए इसको हम लोग अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे अपसारी, इसका भी अपसारी लेंस हो जाएगा, यानी कि 40 का आपका बी ऑप्शन सही हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन उत्तल लेंस को किस नाम से जानते हैं। तो उत्तल लेंस को फिर वही बात कि उत्तल लेंस समानांतर प्रकाश किरण को एक जगह पर मिला देता है और इसलिए इसे हम अभिसारी लेंस कहते हैं। तो 40 का जो आंसर हुआ वो आपका बी ऑप्शन यानी सी ऑप्शन अभिसारी लेंस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है दर्पण सूत्र कौन सा है। तो आप जानते हैं कि दर्पण सूत्र 1/f =
1/v प्लस 1/u होता है। तो आपका ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, यानी कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अगले क्वेश्चन में आते हैं 43 नंबर। लेंस सूत्र कौन सा है? तो लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र में बस इतना ही का अंतर है कि यहाँ पे जो प्लस है वो आपका माइनस हो जाता है। तो इसके अनुसार आप देखेंगे तो आपका पहला ऑप्शन यानी कि 43 का ए ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता बहुत ही कम होती है, क्योंकि इसकी फोकस दूरी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप जानते हैं कि क्षमता का जो सूत्र होता है P = 1/f। तो अगर f बहुत ज़्यादा होगा तो P का वैल्यू बहुत कम होगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। तो ये f का मान कह रहा है कि बहुत ज़्यादा है, यानी कि लेंस की आवर्धन क्षमता होती है जो पतला लेंस होगा। तो पतला लेंस होगा तो इसकी फोकस दूरी काफ़ी बड़ी होगी और इसलिए इसका क्षमता जो होगा बहुत कम होगा। तो इस तरह से हम लोग 44 का आंसर अगर देखें तो 44 का आंसर आपका बी यानी कि बहुत कम होगा, यानी कि कम होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगी? तो मोटा लेंस जो होगा उसकी फोकस दूरी बहुत कम होगी और P बराबर 1/f होता है। तो अगर f बहुत कम है तो P का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इसलिए यहाँ पे अधिक, यानी कि 45 का ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? यानी कि अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण है ये वाला, और इसके ध्रुव P और इसके मुख्य फोकस यानी कि यहाँ पे F के बीच अगर वस्तु रखें तो इसका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? तो आप जानते हैं कि F और P के बीच अगर वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के बाद बनता है और सीधा बनता है और आभासी बनता है वस्तु से बड़ा। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देखें तो वास्तविक और उल्टा, तो वास्तविक उल्टा नहीं, आभासी और उल्टा ये भी गलत है। आप इधर देखेंगे तो वास्तविक और सीधा, तो वास्तविक और सीधा नहीं, आभासी और सीधा। ऑप्शन डी, 46 का ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? यानी कि आपका उत्तल लेंस है और इसमें कह रहा है कि वस्तु को हमें रखना है प्रकाशिक केंद्र यानी कि यहाँ पे O पे और मुख्य फोकस यानी कि इधर कोई F होगा। तो इनके बीच अगर हम वस्तु को रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो लेंस के बाद बनेगा और वस्तु से आभासी बनेगा, सॉरी लेंस के तरफ ही बनेगा इधर, और इसका जो प्रतिबिंब होगा आभासी होगा, वस्तु से बड़ा होगा। तो यहाँ पे भी वही चीज़ डी हो जाएगा, 47 का डी यानी कि आभासी और सीधा। तो 47 का आपका डी ऑप्शन हो गया। 48 की तरफ बढ़ते हैं। तो 48 क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो अगर अवतल दर्पण है तो इसमें अगर मुख्य फोकस पर वस्तु है तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो अनंत पर बनेगा। तो यहाँ पे आपका अनंत में ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे है आपका, तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे अनंत पे, तो यहाँ पे आपका हो गया अनंत वाला यानी कि ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी आपका हो गया 48 का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 49 नंबर, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? तो उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर अगर आप वस्तु को रखेंगे तो उसका भी प्रतिबिंब जो बनेगा अनंत पर ही बनेगा, यानी कि ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन पर क्वेश्चन है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? यानी कि अवतल लेंस है और उसका जो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसी चीज़ का क्वेश्चन है। तो कह रहे हैं कि प्रकाशिक अनंत पर तो नहीं, अगर अवतल लेंस है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो गया। इसको आप फिगर से भी समझ सकते हैं, आपकी किताब में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस तरह से 50 का आपका बी हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का, बिंब माने वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो अवतल लेंस है, अगर उसके सामने वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा हमेशा फोकस पर बनेगा, वस्तु से बहुत ही छोटा यानी कि बिंदु मात्र बनेगा। तो ये आपका 51 का पहला ऑप्शन सही हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अवतल दर्पण में अगर आप वस्तु रखे हुए हैं अनंत पर तो उसका भी प्रतिबिंब आपको फोकस पर ही बनेगा, यानी कि ऑप्शन सी सही हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, यानी कि लेंस का जो ये प्रकाशिक केंद्र होता है यहाँ से अगर प्रकाश किरणें गुजरे तो गुजरने के बाद इसका क्या होगा? तो इसका आपका कुछ भी नहीं होगा, ये बिना मुड़े सीधे निकल सकती है, और इसलिए यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे तो बिना विचलित निर्गत निकलनी है, यानी कि ऑप्शन बी बिना विचलन के निर्गत होती है, बिना विचलन का यानी कि बिना किसी दिशा में मुड़े सीधे निकल जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात
यानी कि अब आपका उत्तल लेंस है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण है। तो यहाँ पे अगर F से प्रकाश किरण आती है तो ये अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो आपका ऑप्शन देखिए, तो निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, यानी कि 54 का सी ऑप्शन सही हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 55 नंबर कह रहा है मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, यानी कि मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है और अवतल लेंस है, यानी कि ये वाला अवतल लेंस है और मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें आ रही है, तो ये आपका जब आएगी तो ये भी आपका मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, यानी कि ऐसे आपका निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर हो जाएगी, यानी कि मुख्य अक्ष के दूर होती हुई चली जाएगी। तो आपका 55 का पहला ऑप्शन सही हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, यानी कि अवतल दर्पण है और उसमें मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण आ रही है, तो परावर्तन के बाद क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अवतल दर्पण ये हो गया और इसमें मुख्य अक्ष के समानांतर जो प्रकाश किरण आ रही है, ये परावर्तन के बाद इसके मुख्य F से, यानी कि फोकस से होकर गुजरेगी। जितनी भी प्रकाश किरणें होगी सारे फोकस से होकर गुजरेगी। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा, तो परावर्तन के बाद अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, यानी कि 56 के सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 57 अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण क्या होगा, यानी कि अगर अवतल दर्पण है और इसके वक्रता केंद्र से अगर गुजर रही है प्रकाश किरण, तो ये इसका क्या होगा। तो ये बिना मुड़े फिर वापस अपने दिशा में मुड़ जाएगी, यानी कि यहाँ पे जाएगी और फिर वापस अपने ही दिशा में आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑप्शन के अनुसार आप देखें तो उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो गया। तो 57 का आपका सही हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, यानी कि अब यहाँ पे आपसे उत्तल दर्पण के बारे में पूछा गया। तो उत्तल दर्पण में आपको कह रहा है कि वक्रता केंद्र जो कि इसका यहाँ पे इधर होगा, तो वक्रता केंद्र की ओर आने वाली जो प्रकाश किरण होगी वो क्या करेगी। तो ये जो आएगी तो ये भी बिना मुड़े अपने फिर वापस हो जाएगी, यानी कि वहीं 58 का भी डी ऑप्शन आपका सही रहा, यानी कि उसी पथ पर अनुदिश वापस परावर्तित हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समान फोकस दूरी के अवतल और उत्तल लेंस को संपर्क में रखा गया है, तो यह संयुक्त लेंस क्या कार्य करेगा। यानी कि आपको कह रहा है कि एक अवतल लेंस है और इतना ही क्षमता का एक उत्तल लेंस है, तो ये दोनों को संयुक्त रखा गया है, यानी कि जोड़ के रखा गया है, तो ये किस तरह का कार्य करेगा। तो आप देखेंगे कि अवतल और उत्तल इन दोनों का जो क्षमता होता है, फोकस दूरी एक प्लस है और एक माइनस है, यानी कि इनका क्षमता जो होगा शून्य हो जाएगा। और जब इसकी क्षमता शून्य हो जाएगी तो ये कांच की एक सिल्ली की तरह काम करेगी, कांच की एक प्लेट की तरह काम करेगी। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी सही, यानी कि कांच की सिल्ली की तरह काम करेगी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पारदर्शी माध्यम में रखे आयताकार कांच की सिल्ली से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्पन्न करती है। तो अगर कोई आयताकार सिल्ली हो, प्रकाश किरण इससे गुजर रही हो, तो यहाँ पे प्रकाश किरण ऐसे आनी चाहिए, लेकिन ये ऐसे मुड़ के और फिर ऐसे जाएगी। तो इसको और इसको अगर हम डैश में बढ़ाएं तो ये वाला पे जो आप देख रहे हैं, तो ये इसका जो होगा पार्श्विक विस्थापन कहलाता है, और इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पार्श्विक विस्थापन। अगर कोई प्रकाश किरण किसी आयताकार कांच की सिल्ली को पार करती है, तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी जो होता है, इसी को हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, और ये आपका ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है यदि दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m बराबर +2 है, तो यह दर्पण किस प्रकार का है। तो देखिए आवर्धन पॉजिटिव है, यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब कहीं ना कहीं वस्तु से बड़ा बन रहा है और प्लस में है। तो प्लस में है यानी कि कहीं ना कहीं आपका सीधा भी है। तो आप देखें तो समतल दर्पण तो हो नहीं सकता है, क्योंकि समतल दर्पण में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है, और इसलिए प्रतिबिंब के बराबर होता है, और इसलिए उसका आवर्धन हमेशा +1 होता है। तो ये आपका नहीं हो सकता है। अवतल दर्पण बिल्कुल सही है, ये हो सकता है। उत्तल दर्पण में भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में अगर बड़ा बनता है तो उल्टा बनता है और उसका आवर्धन जो होता है माइनस होता है। लेकिन अवतल दर्पण में जब वस्तु F और P के बीच में रहता है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के दाहिने साइड बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, यानी कि आवर्धन इसका प्लस में रहेगा और वस्तु से बड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बी हो जाएगा, यानी कि अवतल दर्पण। तो इस तरह से आप देखेंगे तो आपका 61 का
61 का बी ऑप्शन यानी कि अवतल दर्पण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 62 नंबर। यदि दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -2 है, यानी कि यहाँ पे प्लस दिया था, अब यहाँ -2 हो गया, तो -2 हो गया, तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अवतल दर्पण ही, क्योंकि इसी में आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर वस्तु F और C के बीच हो तो इसका जो आवर्धन होगा वो माइनस में चला जाएगा और वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे आपका ऑप्शन जो हो गया वो बी ऑप्शन, यानी कि इसमें भी अवतल दर्पण ही। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 63। यदि किसी दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1/2 हो तो वह दर्पण कैसा होगा? यानी कि इसका जो आवर्धन अब दिया है वो दिया है 1/2, यानी कि आवर्धन 1 से कम है, तो यहाँ पे आपका जो दर्पण होगा हमेशा उत्तल होगा, क्योंकि इसी में आपका वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा उससे छोटा बन जाता है। तो ये आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन है। यदि किसी दर्पण द्वारा आवर्धन -1 है तो बिंब की स्थिति क्या होगी, यानी कि बिंब कहाँ होगा? तो इसमें आप ऑप्शन देखेंगे तो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर अगर हम वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब उसी स्थान पर बनता है और इस तरह से आवर्धन जो होगा -1 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 64 का ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 65। यदि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन -1 है, अब यहाँ पे आपका लेंस दे दिया है और आवर्धन -1 दिया है, तो कह रहा है कि बिंब की स्थिति क्या होगी, यानी कि बिंब कहाँ होगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो उत्तल लेंस की वक्रता केंद्र पर अगर होगा तो वहाँ पे उसका प्रतिबिंब ही उसके वक्रता केंद्र से ही पर ही बनेगा और यहाँ पे आवर्धन जो होगा -1 हो जाएगा। तो 65 का ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 66। यदि किसी लेंस की क्षमता +1 डायोप्टर हो तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो उसकी फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसको आप फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, P = 1/f। तो यहाँ से आप P का वैल्यू रखेंगे 1 और इधर रखेंगे F, तो यहाँ पे हो जाएगा F = 1, तो 1 मीटर होगा और मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका 100 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो 66 के ऑप्शन डी हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है उसे क्या कहते हैं? तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे हम निर्गत कोण बनेंगे, या उसी को कभी कभी अपवर्तन कोण भी कह देते हैं। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 68। जिस लेंस का मध्य तल उभरा हुआ हो उसे क्या कहेंगे? तो अगर जो बीच का तल उभरा हुआ हो तो उसे हम लोग उत्तल कहते हैं और इसलिए आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि उत्तल। 68 का बी, उत्तल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिस लेंस का मध्य तल अंदर की ओर धंसा हो, यानी कि लेंस ऐसे हो, तो इसको क्या कहेंगे? तो इसे हम लोग अवतल लेंस कहेंगे, यानी कि 69 के ऑप्शन ए। 70 और इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि नेत्र लेंस किस प्रकार का लेंस है? तो नेत्र में हम लोग का जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। इसको अगले चैप्टर में आपको बहुत विस्तार से पढ़ना है। तो इस तरह से 70 का बी हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने देखा NCERT के 10th क्लास के फिजिक्स चैप्टर के पहले को, और इसमें 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिए गए थे जो कि बहुत ही एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए इसी तरह से पूरे सीरीज़ को अच्छी तरह से कर पाएँ। तो इस सीरीज़ का ये पहला वीडियो था। अगला वीडियो इससे के बाद हम केमिस्ट्री का लेके आएंगे, उसके भी फर्स्ट चैप्टर को, और फिर बायोलॉजी, और फिर इसी सीरीज़ में ये चलते रहेगा जब तक कि साइंस का पूरा पोर्शन समाप्त नहीं हो जाता है। और जैसे ही साइंस ख़त्म हो जाएगा फिर सोशल साइंस के भी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव हम कराएंगे, और इस चीज़ को आप खूब बारीकी से देखते रहेंगे और बार बार देखते रहेंगे, ताकि आपके दिमाग में ये सब सवाल उतर जाए, और तब आप एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो आपको यकीन मानिए लगेगा कि हम ऑब्जेक्टिव जो पढ़ के आए वो हमारे लिए कामयाब रहा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।